हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनलीप जहरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले की क्लासेस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है इकोनॉमिक्स का, तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि डिमांड होता क्या है। देखिए, कभी कभी हम डिमांड और डिज़ायर को एक ही समझ लेते हैं, बट इकोनॉमिक्स में डिमांड और डिज़ायर दो अलग चीज़ें हैं। तो डिमांड क्या है? Demand is the amount of goods and services that consumers are willing and able to purchase. डिमांड क्या है? किसी भी गुड की डिमांड क्या है? डिमांड किसी गुड की वो चीज़ है जो कंज्यूमर परचेज करना चाह रहा है और उसको खरीदने में वो एबल भी है, यानी कि समर्थ है, वो उसको खरीद सकता है। तो द मेयर डिज़ायर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट इज़ नॉट डिमांड। सपोज करिए कि आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि आपके पास एक BMW कार हो। आपके बड़ी ख्वाहिश है कि आपके पास एक BMW कार हो और आपके पास उस कार को परचेज करने के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, या फिर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उतनी इनकम नहीं है कि आप उस कार को परचेज कर सकें। तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। इसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है? इफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन दैट कार, देन दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिमांड। और अगर आपके पास मनी है, सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, आपके पॉकेट में इतना पैसा है कि आप उस कार को परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप विलिंग ही नहीं है, आपको उस गुड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप उसे परचेज करना ही नहीं चाहते, तब भी हम इसे डिमांड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर डिमांड है क्या? The demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend on that commodity. देखिए, इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होता है? डिमांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमारे पास डिज़ायर हो उस कमोडिटी की, यानी कि उस कमोडिटी की ख्वाहिश हो, हम उसे ख़रीदना चाह रहे हों। सेकेंड थिंग ये है कि परचेजिंग पावर, हमारे पास उस प्रोडक्ट को खरीदने की परचेजिंग पावर हो, यानी कि खरीदने की क्षमता हो, हमारी इनकम इतनी होनी चाहिए, हमारा बजट हमें अलाउ कर रहा हो कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। और तीसरी थिंग ये है कि विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, आप उस प्रोडक्ट पे पैसा स्पेंड करना चाह रहे हो। तो डिमांड के लिए तीन कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। वो तीन कंडीशंस क्या है? कि आपके पास डिज़ायर होना चाहिए, आपको ख्वाहिश है उस प्रोडक्ट को खरीदने की। दूसरा, आप उसे खरीद सकते हैं, यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर है, आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है, आपके पास इतनी इनकम है, आपके पॉकेट में इतने पैसे हैं कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। तीसरा, विलिंगनेस टू स्पेंड। अच्छा, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इनकम है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं लग रही है, आप उस पर स्पेंड करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो तब भी ये डिमांड कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो विलिंगनेस टू स्पेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रोडक्ट पे स्पेंड करना चाह रहे हो। तो डिमांड क्या हुआ? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। आपके पास परचेजिंग पावर, सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, फिर परचेजिंग पावर भी हो, यानी कि आप खरीद सकते हो और आप खरीदना भी चाह रहे हो, तभी हम डिमांड कंसिडर करेंगे इसे, तभी हम इसे डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डिमांड। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, prices and quantity demanded of any goods and services are inversely related to each other. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अब ये अदर फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, हमारा जो डिमांड होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, प्राइसेस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि इनकम हो गया कंज्यूमर का, है ना, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइस के अलावा किसी भी गुड के डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं तब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा, उस कमोडिटी की जो प्राइस है उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो उन फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हुए लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि प्राइस के कम होने पर कंज्यूमर्स क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देंगे। ये तो नॉर्मल बिहेवियर है कंज्यूमर्स का कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो हम उसका डिमांड कम कर देते हैं, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है उसका कंजम्पशन हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एप्पल को ही लेते हैं
कि जब सपोज एप्पल जब 100 रुपीज़ के जी होता है तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो सपोज 2 kg एप्पल खरीद रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही एप्पल की प्राइस 100 से 200 हो जाता है तो वो उसका कंजम्पशन कम कर देता है। अब वो 2 kg नहीं खरीदेगा, वो सिर्फ 1 kg ही एप्पल खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। और ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये कंज्यूमर का बिहेवियर है कि वो ज़्यादा प्राइसेस पे कम प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक, क्लियर है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर व्हेन द प्राइस चेंजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? कंज्यूमर बिहेवियर को बताता है, कैसे प्राइस के चेंज होने पर कंज्यूमर बिहेव करेगा, कंज्यूमर रिस्पॉन्स करेगा, प्राइस के कम होने पर या बढ़ जाने पर कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है, ठीक है। देन अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, जब भी हम कोई थ्योरी स्टडी करते हैं या फिर कोई लॉ स्टडी करते हैं तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो उस अजम्पशंस को मान कर चलते हैं तभी थ्योरी जो है हमारी या लॉ जो है होल्ड करेगा, अदरवाइज वो लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड जब हम स्टडी करते हैं तो इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अभी जैसे हमने बताया कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं तो जो अदर फैक्टर्स होते हैं, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये अदर थिंग्स रिफर्स टू द फैक्टर्स दैट अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसकी उस प्रोडक्ट की प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो वो अदर फैक्टर्स क्या है? वी नो दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस, राइट। डिमांड, किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है सिर्फ उसके प्राइस पे डिपेंड नहीं करती है, बट ऑल्सो ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है। तो दस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स दैट देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो पहला अजम्पशन क्या है? जब हम ये बात करते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब हम ऐसा क्यों मान के चलते हैं? सपोज करिए कि कंज्यूमर एप्पल खरीद रहा है 100 रुपीज़ के जी में, ठीक है। 100 रुपीज़ के जी में 100 रुपीज़ पर के जी जब एप्पल है तो वो 2 kg एप्पल खरीद रहा है। और जैसे ही एप्पल की प्राइस इंक्रीज होकर के 200 हो गया तो उसने एप्पल का कंजम्पशन कम कर दिया। लेकिन अगर हम इनकम को यहाँ कांस्टेंट नहीं मानेंगे और अगर उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है तब तो शायद उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, वो अपना कंजम्पशन कम नहीं करेगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। हम लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहेगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का जो अजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा अजम्पशन है कि देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो एक अजम्पशन और लेके चलते हैं कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, यानी किस प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहा है, वो उसका चेंज नहीं होने वाला है। उस टाइम पीरियड में वो उसी प्रोडक्ट को प्रीफर कर रहा है, उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। देन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन कांस्टेंट। जो रिलेटेड कमोडिटीज जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, टी या कॉफ़ी जो है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टी या मिल्क, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो इन गुड्स के प्राइसेस नहीं चेंज होने वाले हैं, ठीक है। एक ये अजम्पशन भी है, ठीक है। देन कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। चौथा अजम्पशन हमारा क्या है कि कंज्यूमर जो है, जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, उसके प्राइस में आने वाले टाइम में कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, सपोज हम पेट्रोल की बात करते हैं, अगर ये एक्सपेक्टेशन हो जाए कि आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करते हैं? अपने टैंक जो है फुल कराना स्टार्ट कर देते हैं। बट अभी तो प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन, लोग ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आज से ही वो टैंक फुल करा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा क्योंकि अभी तो प्राइस कांस्टेंट है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। बट अगर लोग एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो करंट प्राइस तो कांस्टेंट ही है, लेकिन आगे आने वाली प्राइस की संभावना को लेकर के उन्होंने क्या किया? पेट्रोल का डिमांड बढ़ा दिया। तो इसीलिए हम एक्सपेक्टेशंस को भी कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये चार अजम्पशंस हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड के कि इनकम कांस्टेंट रहेगी, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर विल आल्सो रिमेन सेम, then prices of related commodities should remain unchanged and consumer do not expect any significant change in the price of that commodity, ठीक है। ये हमारे चार assumptions हैं लॉ ऑफ डिमांड के। नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे डिमांड शेड्यूल। देखिए, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज द टेबल showing the relation between quantities of commodity to be purchased
एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। देखिए डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं होता है, जो अलग अलग प्राइसेस पे, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे जो कंज्यूमर ने अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कंज्यूम किया है, उसी को हम टेबल के फॉर्म में जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। तो जब हम डिमांड शेड्यूल स्टडी करते हैं तो इसमें दो टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। तो देखिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, ये कंज्यूमर के डिमांड शेड्यूल को दिखाता है कि मार्केट में कैसे जो है अलग अलग प्राइसेस पे कौन कौन सी कमोडिटीज को जो है कितनी कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, दैट्स इट, ठीक है। जब प्राइस हमारा यहाँ पर ₹10 था तो 4 यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा था, सपोज कमोडिटी एक्स है, ठीक है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होकर 20 हुई तो उसने उसका कंजम्पशन कम कर दिया और यहाँ पर वो 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। फिर प्राइस इंक्रीज होती है 20 से 30 होती है तो फिर वो अपना कंजम्पशन यहाँ पे कम करता है, अपनी डिमांड कम करके 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। और जब प्राइस 40 हो जाती है तो 1 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को बता रहा है कि कैसे अलग अलग प्राइसेस पे उसने मार्केट में किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड को परचेज किया है, ठीक है। तो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी। देखिए जब हम मार्केट की बात करते हैं तो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स। तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल में जितने भी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं कमोडिटी की, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसका जब हम बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं तब वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये हमें क्या बताता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी की, ये हमें मार्केट डिमांड शेड्यूल बताता है, राइट। तो जैसे देखिए ये हमारा कंज्यूमर ए है, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर बी है। कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर, जब उसकी प्राइस 10 थी तो कंज्यूमर ने 4 kg या 4 यूनिट कंज्यूमर ए ने 4 यूनिट परचेज किया, ठीक है, और कंज्यूमर बी ने 5 यूनिट परचेज किया। प्राइस 20 जब हुई तो कंज्यूमर ए ने 3 kg और कंज्यूमर बी ने 4 kg परचेज किया। इस तरीके से अलग अलग प्राइसेस पे जो इन कंज्यूमर्स ने क्वांटिटी डिमांड किया है वो उसको हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल में। और जब दोनों कंज्यूमर्स का हम यहाँ पर समेशन कर देते हैं, ठीक है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी का, तो ये मार्केट डिमांड निकल के आ जाती है, राइट। तो दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। देन डिमांड कर्व। अच्छा, अभी जो हमने डिस्कस किया वो जब हम डिमांड को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि कैसे अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर ने डिफरेंट क्वांटिटी परचेज की, तो वो क्या होता है, डिमांड शेड्यूल होता है। बट उसी को जब हम कर्व के फॉर्म में कर्व ड्रॉ करके जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब वो डिमांड कर्व होता है। उसी टेबल को हम कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस। तो डिमांड कर्व क्या है, जब हम इसको ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बना करके जब हम शो करते हैं कि कैसे कंज्यूमर ने अलग अलग क्वांटिटी परचेज की है डिफरेंट प्राइसेस पे किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, तो ये डिमांड कर्व होता है। और स्लोप क्या होता है डिमांड कर्व का, डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और बताता क्या है, higher prices leads to a fall in quantity demanded and lower price leads to a rise in quantity demanded। डिमांड कर्व हमें क्या बताता है कि हायर प्राइस पे लोअर क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है और लोअर प्राइस पे हायर क्वांटिटी। तो डिमांड कर्व हमारे इसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो लेट्स सी द डिमांड कर्व। देखिए ये एक हमने कर्व ड्रॉ किया है जो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व था। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब हम कर रहे थे तो उसके डेटा को हमने कर्व के ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हमारी प्राइस 10 थी तो कंज्यूमर Q4 यूनिट जो है किसी भी सपोज गुड एक्स है उसकी Q4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस P10 से इंक्रीज होकर P20 हो गई तो कंज्यूमर ने अपना डिमांड यहाँ पे कम किया, अब वो Q4 नहीं परचेज कर रहा है, Q3 परचेज कर रहा है। इसी तरह से जब प्राइस और इंक्रीज हुई P20 से P30 हुई,
उसने फर्दर यहाँ पे अपना डिमांड रिड्यूस किया, Q3 के बजाय Q2 परचेज कर रहा है, और फिर प्राइस जब P40 हुई तो उसने डिमांड फिर कम किया। नाउ ही इज परचेजिंग ओनली Q1 यूनिट ऑफ दिस कमोडिटी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व विच इंडिकेट्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड मेजर करते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। तो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इसी तरीके से आप मार्केट डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने दोनों कंज्यूमर का समेशन किया था, तो प्राइस हम वही लेंगे और जहाँ पर हमने समेशन किया था क्वांटिटी डिमांडेड में हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आप मार्केट डिमांड ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।